नमस्कार दोस्तों, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इस कार्यक्रम को लेकर आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। इस कार्यक्रम में इस बार कोशिश यह रही है मेरी कि इधर जो नई किताबें आई हैं, 2024 में जो नई किताबें आई हैं, उन किताबों पर चर्चा हो सके, उन किताबों के बारे में आपको बता सकूं कि ये किताबें, इस वर्ष जो नई किताबें आई हैं वो ये किताबें हैं और इनमें से कौन सी किताबें ऐसी हैं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कई सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं उनकी किताबों पर भी ये रिव्यू करूं या उनकी किताबों पर भी कार्यक्रम करूं, तो मैं एक बार जो बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी किताबें, मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि मेरे पास इतनी किताबें हैं जिन किताबों पर पहले मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, उसके बाद मैं और दूसरी किताबें भी लूंगा। लेकिन इस कार्यक्रम में मैंने पहले ही कहा है कि मैं केवल नई किताबों पर ही चर्चा करूंगा जो वर्ष 2024 में आई है। इसको कोई समीक्षा नहीं माना जाए, मैं ये मानकर चलता हूं कि ये एक तरह से कुछ नई किताबों से आपका परिचय है और उन किताबों से आपका परिचय मैं इस वीडियो के माध्यम से कराना चाहता हूं। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। और पिछले 2 अंकों को आपने बहुत पसंद किया। जो पहला अंक गीताश्री जी के उपन्यास सामा चकवा पर मैंने किया था और दूसरा यतीश कुमार के संस्मरण पर मैंने जो कार्यक्रम किया था बुरसी भर आंच पे, वो दोनों कार्यक्रमों को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोशिश करूंगा कि ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे। कई सारी किताबें हैं जिन पर अभी ये कार्यक्रम होना है, लेकिन आज मैं एक अनूठी किताब पर कार्यक्रम करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। ये अनूठी किताब इसलिए है क्योंकि ये किताब संस्मरण है और उपन्यास भी है। इस किताब को आप संस्मरण भी कह सकते हैं, इस किताब को आप उपन्यास भी कह सकते हैं, इसीलिए इस किताब पर लिखा हुआ है ये एक संस्मरणात्मक उपन्यास है। संस्मरण और उपन्यास के बीच एक बहुत पतली सी लकीर होती है जिसके इस तरफ से उस तरफ ये विधाएं आवाजाही करती रहती हैं। लेकिन जब आप कोई उपन्यास ऐसा लिख रहे हो जो कि पूरी तरह से आपके ही अनुभवों पर आधारित है, जो आपकी आप बीती पर आधारित है, तब उस उपन्यास में ये दोनों विधाएं आपस में बहुत बहुत घुल मिल जाती हैं। तब ऐसे में इसको एक संस्मरणात्मक उपन्यास कहा जाना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी शैली उपन्यास की है। इसमें जो फॉर्मेट तय किया गया है वो उपन्यास का फॉर्मेट तय किया गया है। लेकिन हाँ, ये लेखक का अपना भोगा हुआ सच है और उस भोगे हुए सच में कल्पना के छींटे बहुत कम हैं, ज्यादातर यथार्थ के आसपास इस कहानी को चलाया है। ये उपन्यास है कवित्री कथाकार पारुल सिंह का नया उपन्यास ए वहशते दिल क्या करूं। इस उपन्यास का नाम ए वहशते दिल क्या करूं इसलिए भी है क्योंकि ये उपन्यास असल में एक हार्ट सर्जरी पर चलता है। ये एक ओपन हार्ट सर्जरी पर आधारित उपन्यास है। उस ओपन हार्ट सर्जरी से पहले के अनुभव, उस सर्जरी के दौरान के अनुभव और उसके बाद के अनुभव पर आधारित है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये कहीं से ऐसा लगता नहीं कि ये कोई संस्मरण पढ़ा जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी पढ़ी जा रही है और शायद इसीलिए ये उपन्यास के फॉर्मेट पर, उपन्यास के शिल्प पर खरा उतरता है। पारुल सिंह जिनकी हम कविताएं पढ़ते रहे हैं, जिनकी इक्का दुक्का कहानियां भी हमने पढ़ी हैं, ये उनका पहला बड़ा प्रयास है गद्य विधा में और ये संस्मरणात्मक उपन्यास है जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर पिछले दिनों ही सामने आया। पुस्तक मेले के बाद ये पुस्तक प्रकाशित होकर आई है। जो शिवना प्रकाशन द्वारा शिवना साहित्य समागम का आयोजन किया गया था, उसमें ये किताब प्रकाशित होकर सामने आई है। इसका मूल्य 300 रुपए है और ये 234 पृष्ठों की किताब है। इस किताब से गुजरते हुए, इस किताब को पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई रोलर कोस्टर राइड पर हैं और आप बार बार उन उतारों का और उन चढ़ावों का को अपने अंदर अनुभूत करते हैं। इस किताब को मैंने 2 बार पढ़ा है, क्योंकि इसको भी 2 बार इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये शिवना प्रकाशन के पास जब प्रकाशन के लिए आई तो मेरे पास ये पढ़ने के लिए भेजी गई, तब मैंने इसको पढ़ा और उसके बाद इस कार्यक्रम को करने से पहले एक बार फिर से पढ़ा। तो इस किताब से मैं होकर 2 बार गुजरा हूं और 2 बार गुजरते हुए इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे कुछ नई देखने को मिली हैं।
इसमें बिल्कुल नए तरह का गद्य का प्रयोग किया है पारुल सिंह ने, और ये उपन्यास अपने साथ बांधे रखता है। ये संस्मरण, ये उपन्यास अपने साथ बांधकर चलता है पाठक को महसूस नहीं होता कि वो 234 पेजों का ये उपन्यास पढ़ रहा है। तो ये संस्मरणात्मक उपन्यास है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संस्मरण, आप बीती और उन सब को आप बीती के रूप में ही प्रस्तुत कर देना बहुत कठिन होता है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि यतीश कुमार ने जिस तरह से बहुत सारी चीजों को यथारूप प्रस्तुत कर दिया है, वो शायद किसी भी लेखक के लिए बहुत कठिन काम होता है। इस उपन्यास में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको यथारूप प्रस्तुत करना सचमुच बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि ये किताब केवल एक हृदय की बाईपास सर्जरी की गाथा नहीं है। ये एक स्त्री की गाथा है। ये एक स्त्री के अतीत और एक स्त्री के वर्तमान और एक स्त्री के भविष्य, तीनों के बीच तेजी के साथ सफर करती हुई एक कहानी है जो आपको कभी अतीत में ले जाती है, फिर वर्तमान में ले आती है, फिर उस स्त्री की भविष्य की चिंताओं के साथ हमें रूबरू कराती है कि वो स्त्री जहां है, वो स्त्री आज अस्पताल के जिस आईसीयू वार्ड में बैठी है, लेटी है, वहां वो सोच रही है कि उसका भविष्य क्या होगा। तो हम उसके भविष्य के साथ जुड़ जाते हैं। वो अपने अतीत की सैर कराती है। इस उपन्यास का सबसे खूबसूरत पक्ष अगर कोई है तो वो है अतीत की सैर। अतीत हमेशा सुंदर होता है, अतीत हमेशा आपको सुख देता है, लेकिन अतीत उस सुख के साथ हमेशा आपकी आंखों को नम भी कर देता है। यादें अच्छी हों चाहे बुरी हो, यादें आपको हमेशा रुला देती हैं। इस उपन्यास में सबसे बेहतर जो पक्ष है इसका, सबसे अच्छा जो पक्ष है, वो है इसमें जो फ्लैशबैक्स आते हैं, जो अतीत की घटनाएं आती हैं, वो इतनी खूबसूरती के साथ इस उपन्यास में उपस्थित होती हैं। वो बिल्कुल वर्तमान के किसी घटनाक्रम से एकदम तालमेल बिठाते हुए आपके सामने उपस्थित होती हैं, और आपको लगता है कि नहीं, इस घटना को तो अभी अतीत से निकलकर यहाँ आना चाहिए था। और वो जो जोड़ हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ लगाए गए हैं, और उन जोड़ों के बीच कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कहीं टाका लगाया गया है, अतीत को वर्तमान से जोड़ा गया है। एक लेखक की सबसे बड़ी कुशलता यही होती है कि जब वो अपने पाठक को ले जाकर अतीत में किसी घटना तक ले जा रहा है, तब उसका पाठक ये इस बात को महसूस करे कि हाँ, वो मुझे इस कारण से आज अतीत में लेकर आया है, क्योंकि तो ये चीज जो है ये हमारे लिए देखने लगा। इस उपन्यास में एक अच्छा खासा विस्तार है। इस उपन्यास में एक पूरा विस्तार आपको दिखाई देता है। जहां से ये उपन्यास शुरू होता है और जहां लेकर पहुंचता है, अस्पताल में जाना, डायग्नोज होना कि आपको हृदय का ये एक बड़ी समस्या है, और वहां से लेकर ऑपरेशन होना, ऑपरेशन से बाहर तक आना, उस पूरी की पूरे घटनाक्रम में लेखक केवल उस पूरी यात्रा को नहीं बता रहा है, वो आपको बार बार भविष्य में अतीत में लेकर जा रहा है और अतीत से रिलेट कर रहा है चीजों को कि कहां कहां कैसा क्या हुआ था। एक अच्छा लेखक वही होता है जो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ अपने संस्मरण को कथा में ढाल सके। एक अच्छा लेखक वही होता है जो अपने पाठक को विश्वास दिला सके कि ये जो संस्मरण आप पढ़ रहे हैं वो एक कहानी के जैसा है, वो एक कहानी की तरह अपने पाठक के सामने प्रस्तुत हो। इस कहानी में लगभग वैसा ही है। इस कहानी के कुछ फ्लैशबैक्स हैं। इस कहानी के फ्लैशबैक्स इतने ठीक जगह पर आते हैं, जैसे जब ऑपरेशन के बाद में आईसीयू में रखा जाता है, उस दौरान पानी नहीं पीने को दिया जाता, उस समय पानी पिलाने को नहीं दिया जाता है, और उसके कारण रोगी छटपटा रहा है और छटपटाकर वो पानी मांग रहा है। तो उसके नर्स संगमा जो है वो एक रुई के फाये से उसके होंठों को गीला कर देती है, क्योंकि पानी पिलाना उस समय बहुत खतरनाक होता है। उस दौरान उसे एक फ्लैशबैक आता है
कि वो किसी बस में है, वो बस कहीं लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड के कारण वो बस रुक गई है, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसकी अभी शादी हुई है, तो वो पति के साथ भी उसका संवाद थोड़ा कम कम सा है। ऐसे में वो दोनों पति पत्नी उतर पड़ते हैं पानी और कुछ खाने की तलाश में, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। और उस दौरान वो कहीं पहुंचती है और एक मकान जैसा दिखता है, उस मकान में बाकायदा वो प्रवेश कर जाती है, फिर उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं और वो भागती है। लेकिन उसका दुस्साहस यह है कि वो भागकर आती है और अपने पति को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और बस के जाने के समय वो फिर से दौड़ती है और उस घर में पहुंचती है और वहां से नाशपाती के पेड़ से एक डाल तोड़ लाती है जिसमें 4-5 नाशपातियां लगी होती हैं, और वो दौड़ कर ले आती है और उनको पीकर अपनी प्यास, उसको खाकर और उसके रस से अपनी प्यास बुझाते हैं दोनों। और ये रिलेट होता है यहाँ से, वो पूरा दृश्य बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ रचा गया है। ऐसे ही एक दृश्य है जहां पर डॉक्टर बार बार मरीज से कह रहे हैं, जिसका भी ऑपरेशन हुआ है, कि आपके जो स्टिचेस हैं वो इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि आपका शरीर बहुत भारी है और इस भारी शरीर के कारण आपके स्टिचेस नहीं भर पा रहे हैं, आपको कुछ टाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसी से आपका ये जो घाव है ये भर पाएंगे। और डॉक्टर जब वो कहते हैं तो वो थोड़ी आहत होती है, जो जिसका ऑपरेशन हुआ है वो थोड़ी आहत होती है, डॉक्टर बार बार उससे कह रहे हैं आपका शरीर बहुत भारी, इसके कारण ऐसा हो रहा है। और वो फिर डॉक्टर के जाते से अतीत में चली जाती है, जहां इसी भारी शरीर के कारण उसकी माँ हमेशा चिंता में रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी और उसके लिए ऐसे कपड़े सिलती थी जिससे उसका शरीर ढका रहे। और वो पूरा प्रयास ऐसा होता था कि वो जो कपड़े उसके लिए उसकी माँ सिलती थी वो यूनिफॉर्म से अलग हो जाते थे, तो उसको रोज स्कूल में जाकर सजा मिलती थी कि तुम यूनिफॉर्म से अलग कपड़े क्यों पहन के आ रही हो। वो घटना यहां आकर बहुत अच्छे से रिलेट हो जाती है। जो मैंने कहा ना कि फ्लैशबैक और वर्तमान के बीच में बहुत अच्छे से जोड़ लगाए गए हैं। और इसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि अंततः उस स्कूल का प्रशासन उसकी माँ के द्वारा डिजाइन की गई उसकी ड्रेस को ही अपनी यूनिफॉर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और सारी लड़कियां फिर वही यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर देती हैं। एक माँ का संघर्ष यहाँ उभर कर आता है, एक माँ का संघर्ष, उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां, जो हमने पिछले संस्मरण में भी देखा था कि वहां भी माँ मौजूद है पूरी कहानी में, यहाँ भी माँ मौजूद है पूरी कहानी में। और पूरी कहानी में माँ किसी अंतरधारा के साथ चलती चली जाती है। जब आप इस संस्मरण में जाते हैं, जब आप इस अतीत की यात्रा पर जाते हैं, तो आपको उस माँ की पूरी परेशानियां दिखती हैं कि वो अपनी बेटी को अलग अलग तरह से डिजाइन करके कपड़े पहना रही है, कुछ फ्रिल लगा देती है, कुछ इस तरह के डिजाइन कर देती है जिन डिजाइन के कारण उसको स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, उसे सजा मिलती है, उसे क्लासेस के बाहर खड़े रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो माँ के द्वारा डिजाइन किए हुए कपड़े ही पहनती है। वो घटना फ्लैशबैक में आती है जब उसको यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है कि आपका शरीर बहुत भारी है, इसके कारण आपके घाव नहीं भर रहे। मुझे लगता है कि ये जो घाव है, इस घाव के रूप में लेखक ने एक बहुत अच्छा मेटाफर रचा है, एक बहुत अच्छे रूपक के द्वारा बताने की कोशिश की है कि जो प्रकृति प्रदत्त शरीर है उसको उसी रूप में समाज को, लोगों को स्वीकार करना चाहिए। हम जो जिस तरह से बॉडी शेमिंग करते हैं, हमारे समाज में बहुत कॉमन है ये चीज कि हम अक्सर लोगों को उनकी बॉडी की किसी कमी या किसी नुक्स के आधार पर उनका नाम रख देते हैं। इसका जो खामियाजा है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भुगतता है। उस पूरे समस्या को बहुत अच्छे से उठाया गया है। मुझे लगता है ये संस्मरणात्मक उपन्यास बहुत सारे सरोकारों की बात करता है। जैसे एक तो यही बॉडी शेमिंग को लेकर, वर्तमान और अतीत में भी कहां उसको इसका दंश कैसे झेलना पड़ा था, उसके बीच में बहुत अच्छे से लेखक ने आवाजाही की है। एक और बहुत अच्छा फ्लैशबैक है इसके अंदर, वो है सांसें रोकने का। जब ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में लाया जाता है रोगी को ऑपरेशन के बाद, तो उससे कहा जाता है कि आपको तेज तेज सांसें लेनी है, आपको जोर जोर से सांसें लेनी है ताकि आपके फेफड़े के काम करने की क्षमता फिर से पहले जैसी हो सके। तब अचानक
जब वो बहुत तेज सांसें ले रही होती है, बहुत तेज तेज सांसें ले रही, तो अचानक अतीत का एक दृश्य सामने आ जाता है, और वो दृश्य है सांसें रोकने का। वो पूरा का पूरा दृश्य जो फ्लैशबैक से निकल आया है, वो बहुत सुंदर बन गया है। मनोज नाम का एक पात्र है जो उसका बचपन का मित्र है। मनोज और ये दोनों कहीं खेल रहे हैं, और अचानक इन दोनों की माओं के द्वारा जो आपस में बातचीत की जा रही है वो इसके कानों में पड़ती है, जो ये कह रही हैं कि हमें सांसें तो गिनी हुई मिलती हैं, इसलिए हमें सांसों को संभाल कर ले जाना चाहिए। और ये बात इन दोनों के दिमाग में बैठ जाती है कि सांसें गिनी हुई होती हैं, तो सांसों को रोका जाए, सांसों को रोककर आगे के लिए बचाया जाए। और इस प्रयास में वो दोनों लग जाते हैं। एक आध बार वो मरते मरते भी बचती है, इतनी लंबी सांस रोक लेती है, लेकिन वो बचपन का पूरा दृश्य कि हमें सांसें रोककर भविष्य के लिए बचाना है, और वो फिर वापस यहाँ लौटती है और फिर सोच रही कि उस समय जो मैंने सांसें बचाई थी, क्या वो आज मेरे काम में आ जाएंगी? क्या आज मैं उन बची हुई सांसों से थोड़ी और जिंदगी पालूंगी? ये बहुत अद्भुत कमाल के जोड़ है जो अतीत और वर्तमान के बीच में लगाए गए हैं। इस उपन्यास को विशेषकर उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जिन लोगों के लिए जिंदगी हमेशा एक हारी हुई लड़ाई होती है। उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो लड़ने से पहले हमेशा हारे हुए रहते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो किसी भी कारण से किसी भी समय हारता नहीं है। और इस कहानी, इस उपन्यास को लेकर मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है, वो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको ये पता चलता है कि जब कोई बड़ी मुश्किल, जब कोई बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो, तब भी आप अपने आप को सामान्य बनाए रखें। इस कहानी की नायिका जब ऑपरेशन के लिए जा रही है तो वो पूरी तरह से मेकअप करके जा रही है। उसका ये कहना है कि मुझे ऑपरेशन के दौरान भी सुंदर दिखना चाहिए, और उसकी इच्छा है कि उसका जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए आए वो भी सुंदर डॉक्टर होना चाहिए। वो अपने जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं उन्हें ऑपरेशन से पहले हग करती है, बाहों में लेती है और उनको धन्यवाद देती है। और जब उसकी एंजियोग्राफी चल रही होती है उस समय वो गाना गा रही होती है, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, और उसके दिमाग में मुमताज और मुमताज की वो नारंगी साड़ी, हम सबको याद है कि वो नारंगी साड़ी जिसमें मुमताज ने गाना गाया था, बिंदिया चमकेगी दो रास्ते फिल्म में, वो गाना उसको याद आ रहा है, और भी कई गाने याद आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसने सामने खड़ी हुई संभावित मृत्यु के सामने हथियार नहीं डाले हैं। उसका ये कहना है कि मैं भी लड़ूंगी, तुम जीत जाओ हो सकता है, लेकिन मेरी लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। मैं लड़कर, अगर मेरी हार भी होनी है तो लड़कर होगी, बिना लड़े तो नहीं होगी। वो इस उपन्यास से सीखा जा सकता है। इस उपन्यास में पूरा प्रोसेस है, इस उपन्यास में पूरी प्रक्रिया है कि एक हार्ट के ऑपरेशन के दौरान आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या आपके साथ हो सकता है। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया इस उपन्यास में बहुत अच्छे से बताई गई है, और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत कठिन, बहुत भारी मेडिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं। बहुत आसानी के साथ वो सारी चीजें बता दी जाती हैं। इस उपन्यास में जो दूसरा सबसे खूबसूरत पक्ष है वो है ऑब्जर्वेशन। वो जो अभी अपने हृदय के वाल्व की बड़ा ऑपरेशन करवाकर आईसीयू में रोगी आई है, वो वहीं लेटे लेटे उस वार्ड के बाकी सारे, आईसीयू वार्ड के बाकी सारे मरीजों का ऑब्जर्वेशन कर रही है। बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है। डोरा सिंह नाम के एक मरीज हैं जो कि संभवतः कोई पुलिस अधिकारी हैं। वो बड़े गुस्सैल हैं, वो कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन ये देख रही है कि एक नर्स ऐसी है जिसके कहने पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी बच्चे की तरह वो सारे काम कर रहे हैं जो वो पर्टिकुलर नर्स उनसे आकर कह रही है। उस डोरा सिंह को पूरे नर्सें जो हैं और पूरा स्टाफ जो है वो डोरेमान कहकर बुला रहा है। आखिर में वो इस पर चिढ़ जाता है मरीज और बताता है कि मैं तो पुलिस अधिकारी हूं, तुम लोगों ने मेरा मजाक बना रखा है, ये वो सब करता है। लेकिन वही एक बच्चे की तरह किसी एक नर्स के इशारे पर काम करता है। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं जो बहुत अच्छे से इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। इस किताब को में वो जो डॉक्टर्स हैं
उन डॉक्टर्स को भी लेखक ने कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि वो देवदूत हैं या दूसरी दुनिया से आए हैं, फरिश्ते टाइप। उन्हें बहुत सामान्य इंसान बनाकर रखा गया है। जैसे डॉक्टर विकास अहलावत जिन्होंने ऑपरेशन किया है, उनको लेखक ने बार बार खड़ूस डॉक्टर बताया है, जो कि बहुत रूड हैं, बहुत शुष्क जवाब देते हैं। उनसे अगर कोई अच्छी बात भी कही जाती है तो वो बहुत खुश्क जवाब देकर निकल जाते हैं। और बीच बीच में एक दो बार जो नायिका है, वो नायिका उनके प्रति अपने अंदर बहुत कठोर भाव भी ले आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में वो उनका आभार व्यक्त करती है। अकेले में जब उसे प्राइवेट कमरे में ले जाया जाता है तो उनका आभार व्यक्त करती है। बहुत खूबसूरत दृश्य बन पड़ा है वो, जहां डॉक्टर मरीज की तरफ सीधे नहीं देख रहा, दीवार की तरफ देख रहा है और मरीज उसका आभार व्यक्त कर रही है। और मरीज डॉक्टर दीवार की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है, वो बाहर चला जाता है। वो बहुत खूबसूरत दृश्य है। इस उपन्यास में एक और कल्पना है, एक पूरा का पूरा कल्पना से खींचा गया चित्र है। अब संभवतः वो कल्पना हमारे समझने में कल्पना आ रही है, लेकिन हो सकता है कि वो यथार्थ ही हो। लेकिन जिस दौरान एनेस्थीसिया दे दिया गया है और मरीज बेहोश हो गई है, उस दौरान वो अपने शरीर से निकल आती है। वो अपने शरीर से निकल आती है और निकलकर घूमना शुरू कर देती है अस्पताल में, सीढ़ियों के आसपास। और वो देखती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा है। वहां उसको अपना पति भी दिखाई देता है। उस पति का अपने आप से एक आलाप चल रहा है, इसको वो सुन रही है। उसका पति बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रो रहा है और वो बहुत सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मुझसे ऐसा कहती थी, मैं नहीं माना, वो मुझसे ऐसा मांगती थी, मैंने उसे वो भी नहीं दिया। और वो सुन रही है। वो पूरा का पूरा दृश्य बहुत कमाल का बुना गया है। ऑपरेशन के दौरान अपने ही शरीर से बाहर निकल आना, इधर ऑपरेशन चल रहा है, वो देख भी रही है कि ऑपरेशन चल रहा है मेरा, और वहां से बाहर निकल आती है। उसे सीढ़ियां बहुत पसंद है, तो वो सीढ़ियों के पास आकर बैठ जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीढ़ियां बहुत पसंद होती हैं, जो सीढ़ियों के आसपास बैठते हैं या सीढ़ियों पर बैठते हैं। ये नायिका भी वैसी है। और ये सीढ़ियां इसे बहुत सारे कारणों से पसंद है। इसके स्कूल की सीढ़ियां, इसके कॉलेज की सीढ़ियां, इसके हॉस्टल की सीढ़ियां, शायद हमारे अवचेतन में हमारा बचपन और हमारी जवानी की शुरुआत के कुछ दिन बसे रह जाते हैं। इस पुस्तक में कहीं अलग से स्त्री विमर्श तो नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में स्त्री विमर्श हमेशा मौजूद है। एक जगह पर वो डॉक्टर रचिता के साथ नायिका के संवाद हैं। जब डॉक्टर रचिता से वो कहती है, आप घर नहीं जाती हो, आप छुट्टी नहीं लेती हो, आप बार बार अस्पताल में दिखती हो, तो डॉक्टर कहती है कि नहीं, अब एक दिन छुट्टी मिलती है, उस रोज भी घर जाकर कपड़े धोना, ये सब करना है। तो ये मरीज कहती है तो वॉशिंग मशीन ले लो। तो वो फिर उत्तर देती है कि नहीं, वॉशिंग मशीन ले लिए, लेकिन वो सेमी ऑटोमेटिक है। तो वो फिर उत्तर देती है कि ऑटोमेटिक ले लो। और अंततः सारी बातें घूमते घूमते इस बात पर आती हैं कि पति नहीं करेंगे काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। वो डॉक्टर है, एक बड़े नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर है और एनेस्थीसिया की डॉक्टर है। सब कुछ होने के बाद घर के सारे काम उसे ही करने हैं। अंततः नायिका उससे कहती है कि आप घर पर धोबी लगा लो। तो वो कहती है कि पतिदेव उसके लिए भी राजी नहीं होंगे। इस छोटे से टुकड़े को जोड़कर लेखिका ने स्त्री की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार सब स्त्रियों की जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। हॉस्टल की वो स्वतंत्रता और हॉस्टल में जो दृश्य दिखाए गए हैं, जब अतीत की आवाजाही में नायिका हॉस्टल पहुंच जाती है, वो सीढ़ियों के बहाने हॉस्टल पहुंचती है। वो जब अस्पताल की सीढ़ियों को देखती है तो उन सीढ़ियों के बहाने अपने अतीत में पहुंच जाती है। और हॉस्टल में वो अपने कमरे में 3 रुपए का आमिर खान का पोस्टर उसने चिपकाया हुआ, जिससे वो बेहद प्यार करती है। आखिरकार वो पोस्टर भी किसी और को दे देती है। वो कैसेट्स, उन कैसेट्स में गाने सुनना जो हम सब ने सुने, अली हैदर के गाने हम सब ने सुने हैं, और पुरानी जीन्स और गिटार, वो सब जो कुछ हमने सुना है, वो सब इसमें रिपीट होते हैं, वो सब इसमें बार बार आते हैं। और आखिर में हॉस्टल की उस छत पर जाना, उस मंजिल पर जाना जिस मंजिल पर सीनियर्स रहती हैं, जहां कोई नहीं जाता है, वहां पर जाना और वहां जाकर सीनियर्स के साथ संवाद करना। ये सारे जो संस्मरण के दृश्य हैं वो बहुत कमाल और बहुत खूबसूरती से रचे गए हैं। इस
इस उपन्यास में से कुछ मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। जीन्स, पुलोवर और पूरे मेकअप के साथ हॉस्पिटल सर्जरी के लिए आया मरीज उनके लिए आश्चर्य का कारण था। वो बाद में भी इस बात से बहुत खुश थे और आपस में बात करते हुए एक मरीज के ऐसे एटीट्यूड को सराह रहे थे। वहां डॉक्टर और स्टाफ खुद को बार बार रिमाइंड करा रहे थे कि इनकी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, इसलिए एंट्री लेफ्ट लेग से होगी। वो बार बार मेरे पेपर्स चेक कर रहे थे, कहीं फोन करके कंफर्म भी कर रहे थे चीजों को। मैं दर्द के लिए तैयार कर रही थी खुद को, केवल एक नीडल के दर्द के लिए। कुछ चीजें इसमें बहुत खूबसूरती से लिखी हैं। मुझे अचानक ऐसा लगा कि मुझसे यह धरती छूट रही है। अब मैं इस ब्रह्मांड पर वापस नहीं आऊंगी, पता नहीं कहां चली जाऊंगी। ये भावना वर्णन नहीं की जा सकती कि कैसी थी। इस समय में पूरे ब्रह्मांड में खुद को बिल्कुल अकेला होते हुए देख रही थी। नीचे छूटती जाती धरती से दूर होते जाना देख रही थी, पर कोई दुख का एहसास मुझे नहीं था। कोई दुख महसूस नहीं हो रहा था इस धरती से दूर चले जाने का। मुझे क्या इस बीमारी के पता चलने पर मौत का डर नहीं आया था? बिल्कुल आया था, पर इन डॉक्टर ने जिस तरह से मौत के बारे में बातें की थी, मेरा डर नहीं, मौत से मोहब्बत जाग गई थी। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने मौत के लिए कुछ अलग कह दिया हो जो किसी ने कभी ना सुना हो, पर वो सब बातें इन डॉक्टर से सुनना और शायद सही वक्त पर सुनना मेरे लिए काम कर गया था। किसी बात का एक खास समय होता है हमारी जिंदगी में प्रभाव लेकर आने का। बहुत बहुत ही खूबसूरत गद्य है इस कहानी का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई वर्णन नहीं है। इसमें कहीं भी लेखक ने अपने ऑपरेशन का वर्णन, अपने आईसीयू का वर्णन, अस्पताल का वर्णन, वो सब कुछ नहीं करा है। उसने हर एक दृश्य में संवेदना रची है और उसके विस्तार में उसने कई सारे कोटेशंस दिए हैं, कुछ गजलों के शेर दिए हैं। उस पूरी कहानी को सरस बनाए रखा है। नहीं तो अस्पताल, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, वहां का आईसीयू, हृदय का ऑपरेशन, ये सब चीजें इतनी शुष्क और नीरस हैं कि ये उपन्यास 10-15 पृष्ठ पढ़ने के बाद ही पाठक के लिए नीरस हो जाता। लेकिन उसे सरस बनाए रखा है लेखक ने, उसमें छोटी छोटी चीजों का समावेश करके। और उस सरस होने में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इस संस्मरणात्मक उपन्यास की भाषा। इसकी भाषा इतनी सहज और इतनी सरल रखी गई है कि वो चिकित्सा की बड़ी बड़ी टर्म्स भी अगर आती हैं तो वो भी सहजता से गुजर जाती हैं। हम उलझ जाते हैं उस डॉक्टर की खूबसूरती के बयान के बारे में कि वो जो लेडी डॉक्टर है, जो डॉक्टर अमिता है, डॉक्टर गुलिस्ता है, वो कैसे सुंदर दिख रही हैं और वो कैसे बातें कर रही हैं, कैसे वो अपना जन्मदिन मना रही हैं, और उन सब के पीछे वो दर्द की भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बातें आती हैं। तो सबसे अच्छी, जो सबसे खूबसूरत बात है वो बात यह है कि उस पूरी की पूरी प्रोसेस को, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेखक ने बहुत सरस और बहुत सरल कर दिया है। इसको पढ़ते हुए हमें इसकी शैली पर जब हम जाते हैं कि इसकी जो उपन्यास की शैली है उसमें हमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई आत्मकथा पढ़ी जा रही है। हमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी घटना विशेष का संस्मरण पढ़ा जा रहा है। जो मैंने कहा कि ये उपन्यास अपने पूरे गठन में वही शैली लिए हुए है जो उपन्यास की शैली होती है। यहाँ एक छोटी सी घटना है कि एक महिला है जिसके घर में एक 2 बच्चियां हैं, एक पति है, और उसमें से एक बेटी ऐसी है जो बेटी को कुछ और दूसरी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों के साथ डाउन सिंड्रोम जैसी परेशानियां, जिनके कारण वो पहले से जूझ रही है। अब उसके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि उसके हृदय का एक वाल्व काम नहीं कर रहा है और उसका ऑपरेशन होना है, वहां पर दूसरा वाल्व डलना है। ये छोटी सी 2 लाइन की सूचना है, लेकिन इस पूरी सूचना को इतनी बड़ी किताब बनाकर प्रस्तुत कर देना, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके पास में भाषा हो, आपके पास में कहने की शैली हो और आपके पास में उसको गढ़ने का शिल्प हो। वो तीनों इसमें है। इसको हम उपन्यास मानकर चलते हैं
और इसको पढ़ते हुए हमें कहीं नहीं लगता कि हम उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं। तो वो जिस भाषा में, जिस शैली में और जिस शिल्प के साथ में पारुल सिंह ने इसको रचा है, उसके कारण ही ये पाठकों के बीच में इतना पठनीय हो रहा है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि इस किताब पर कई ऐसे लोगों ने भी टिप्पणी की है जो साहित्य के बहुत रेगुलर पाठक नहीं है, उसके बावजूद वो इसे पढ़ रहे हैं और इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी कोई नई किताब, जब भी कोई नया लेखक साहित्य में आता है, कला की किसी भी विधा में आता है, तो वो अपने साथ एक नया पाठक वर्ग लेकर आता है जो उसका अपना होता है। और वो जब उस लेखक को पढ़ता है तो लेखक को पढ़ने के बाद वो दूसरे लेखकों को भी पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि किताबें तो एक तरह की लत होती है कि अगर आपको एक बार लग गई तो फिर आप इससे दूर नहीं रह सकते। तो इस किताब के साथ मुझे लगता है कि कुछ और नए पाठक हिंदी साहित्य को मिलेंगे, कुछ और ऐसे नए पाठक मिलेंगे जो इससे पहले हिंदी साहित्य से दूर थे, वो अब इस किताब के साथ फिर से जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जब ये किताब अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर आएगी तब ये और दूसरे पाठकों तक भी पहुंचेगी। पर फिलहाल ये किताब अभी, जैसा हमने देखा कि अमेजन पर जब लॉन्च हुई थी तो अमेजन के बेस्ट सेलर में टॉप 4 तक पहुंच गई थी, 4थे स्थान तक बेस्ट सेलर में अपने वर्ग में पहुंच गई थी। उस हिसाब से लगता है कि इस किताब को पसंद किया जा रहा है, पाठक पसंद कर रहे हैं, लेखक पसंद कर रहे हैं और इसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ है। इस किताब को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये किताब हमें जीवन जीना सिखाती है। ये किताब आपको बताती है कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं है, जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है। हम सब की जिंदगी ऐसी ही है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों के सामने हथियार डाल देते हैं, जो मुश्किलों के सामने डर कर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अड़ जाते हैं, कुछ लोग लड़ जाते हैं। ये उन लोगों की कहानी है। इस किताब को उनको जरूर पढ़ना चाहिए जो जीवन से हार मानकर बैठे हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये किताब और इसके अंदर जिस ऑपरेशन का जिक्र है वो आज से लगभग 6 या 7 साल पहले का ऑपरेशन है, जिस दौरान डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मौत भी हो सकती है। उसके बावजूद वो नायिका लड़ती है, संघर्ष करती है और वहां तक पहुंचती है जहां वो इस किताब को रचती है। इस किताब को लिख देना बहुत बड़ी बात है और इस किताब को इसलिए लिख देना बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस किताब में वो सारी बातें कह दी गई हैं जिनमें से बहुत सारी बातें शायद कहने की भी नहीं होती, लेकिन उन सब बातों को बहुत हिम्मत के साथ कह दिया गया है। तो इस किताब को अगर आप जिंदगी से हार गए हैं तो पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो पढ़िए। आपका कोई परिचित ऐसा है जो जिंदगी से हार मानकर बैठा है तो उसको ये किताब पढ़वाइए। ये किताब, हम जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें बड़े बड़े लेखकों की, बड़े बड़े ब्रांड जैसे लेखकों की पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिल पाया हमको, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो कि हमें कुछ दे गया हो। लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए, इस किताब से गुजरते हुए वो सारी पॉजिटिव थिंकिंग, वो सारी सकारात्मक सोच, वो जिंदगी से लड़ने और उससे भिड़ने का जज्बा, वो सब हमें इस किताब को पढ़ते हुए मिल जाता है। साहित्य वही तो होता है जो आपको थोड़ा सा बदल दे, जो आपको थोड़ा सा परिवर्तित कर दे। मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए साहित्य वही है जो मुझे पहले जैसा न रखे, जिसको पढ़ने के बाद मैं सोचूं कि हाँ, मैं थोड़ा सा बदल गया हूं। इस किताब ने मेरे अंदर ये थोड़ा सा परिवर्तन लाया है, और अगर नहीं है तो फिर उस किताब का कोई मतलब नहीं है। इस किताब को पढ़ते हुए आपको बहुत सारी चीजें अपनी भी याद आएंगी, बहुत सारी बातें अपनी भी याद आएंगी। इस किताब को जरूर पढ़िए। ये शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। पारुल सिंह इसकी लेखक हैं और ये 234 पेज की किताब है, 300 रुपए इसका मूल्य है। यकीनन ये आपका जिंदगी को देखने के नजरिए को बदलने वाली किताब है। आप जिंदगी को जैसा अब तक देख रहे थे, इस किताब को पढ़ने के बाद आप जिंदगी को दूसरे तरीके से देखने लगेंगे। ये किताब आपको बताएगी कि आप कैसे छोटे छोटे से प्रशंसा के वाक्य बोलकर सामने वाले को अपनी पक्ष में खड़ा कर सकते हैं।
हम सब बहुत सारी परेशानियों की बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे रोक कर कहे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आप ये जो कपड़े पहने हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन वो जो आदमी एक जो संकट में है, जो परेशानी में घिरा हुआ है और जो बहुत नकारात्मक सोच के साथ गुजर रहा था, एक छोटा सा वाक्य उसका दिन बदल जाता है। वो छोटे छोटे वाक्य इसमें बहुत सारे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ आए हैं। उन वाक्यों के लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। इस किताब में बहुत सारे कोटेशंस हैं। आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे कोटेशंस हैं जिनको आप अलग डायरी में लिख सकते हैं। वो स्त्री की लड़ाई की कोटेशंस हैं, वो इंसान की लड़ाई की कोटेशंस हैं। उन सबको निकाल कर आप अलग लिख सकते हैं। ये किताब मैं अनुशंसा जरूर करूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें, इस किताब को कई बार पढ़ें। और एक अनुशंसा और करूंगा कि इस किताब को खरीद कर उन लोगों को उपहार दें जो अवसाद में जी रहे हैं, जो डिप्रेशन के मरीज हैं और जो सोचते हैं कि अब बस उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है और उनकी जिंदगी बहुत खराब है। तब इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए कि आपसे और खराब स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी उनके साथ बहुत अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन वो सबको स्वीकार किए हुए हैं, वो सब के बाद भी वो जिंदगी जी रहे हैं। तो ये किताब उन लोगों को जरूर जरूर उपहार में देनी चाहिए। आप भी पढ़िए और उनको भी दीजिए। ए वहशते दिल क्या करूं। अगले अंक में फिर एक नई किताब के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्ते।